हाँ, तो जैसा ही आपको पता है चैप्टर 1 महाभारत की स्टोरियाँ भी साथ में पढ़ते हुए चल रहे हैं। बहुत ही शानदार चैप्टर है और इसमें फिर एक या दो स्टोरी अपन और पढ़ेंगे आज। उसमें मेनली एक स्टोरी पे ज़्यादा फोकस है। देखो ये जो स्टोरियाँ होती है ये आपके बहुत काम आएगी अगर राइटिंग प्रैक्टिस में, और जगह जगह कुछ एग्जाम्पल ऐसे है, मतलब आपको कल को आप सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करोगे तो सर्विसेज में ऐसी बातें काम आती है, कहीं पर एग्जाम्पल के तौर पर दिखाने पर, उदाहरण के तौर पर दिखाने के लिए ये सब चीज़ें बहुत काम आएंगी आपके आगे। इसलिए इन स्टोरियों को हालांकि लिखना नहीं है, इन स्टोरियों को सिर्फ याद कर लोगे तो भूलोगे नहीं। जब भी मन करे तो फिर वीडियो उठा के या अपनी क्लास को फिर से देख लो। तो स्टोरियाँ ही सिर्फ याद करने की होती है और जो चीज़ें इस स्टोरी में लिखने की होती है मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। तो ऐसी एक स्टोरी है महाभारत के आदि पर्वन से ली गई है। आदि पर्वन और महाभारत उसके मतलब उनसे एक ये कहानी निकाली गई है महाभारत से ही। वो स्टोरी की हेडिंग है बाघ सदृश पति, यानी कि ए टाइगर लाइक हस्बैंड, ठीक है। एक्चुअल में ये जो स्टोरी है मतलब बाघ चित्ता जैसा हस्बैंड, हम समझ गए हम किसके बारे में बातें करेंगे। एक अट्टा कट्टा कह सकते हैं आदमी। तो ये जो बाघ सदृश पति हैं, एक्चुअल में स्टोरी ये होती है कि जो पांडव है, पूरी बात समझना, पांडव एक्चुअली क्या होते हैं कि घूमने के लिए जाते हैं, जंगलों वगैरह मान सकते हो आप, या फिर वनों में जाते हैं, फॉरेस्ट में जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। तो पूरे वनों में घूमते हैं, घूमते घूमते वो थक जाते हैं, ठीक है। 5 पांडव है, बड़े बड़े युधिष्ठिर आपको पता है, फिर भीम है, अर्जुन है, मैंने सारी बातें बता रखी है। तो फिर वो थक जाते हैं, लेकिन थारे थके फिर वो सो जाते हैं, ठीक है। लेकिन सोने के बाद में पहले क्या होता था कि जंगलों में रखवाली करने वाले चाहिए, वरना कोई छोट जो कुछ शेर बाघ चीते ये सब जो होते हैं वो खा जाएंगे, मार देंगे। इसलिए फिर जो भीम है, ध्यान समझना, पांडवों में कौन, भीम। भीम शुरू से ही आपको पता बलशाली हैं, वीर हैं, और ये सोते नहीं है, भीम नहीं सोता है। और भीम, बाकी सब सो जाते हैं, भीम उनकी रखवाली करता है, ठीक है। रखवाली करता है, पूरी रात भर रखवाली करते हैं। लेकिन इतने में क्या होता है कि एक नरभक्षी राक्षस आता है, ठीक है। नरभक्षी राक्षस का मतलब होता है, पूरी बात को समझना, जो नरों का भक्षण करे, मतलब जो इंसानों को खाए, नरभक्षी राक्षस आता है। और ये नरभक्षी राक्षस कैसे आता है, क्योंकि नरभक्षी है मतलब इंसानों को खाता है। तो इसको क्या है, खुशबू आ जाती है, मान लीजिए स्मेल आ जाती है, मानुष गंध आ जाती है, मतलब आसपास में कहीं पर कोई ऐसा इंसान है, उसको ऐसा पता लग जाता है कि यार यहाँ कोई है, ऐसी स्मेल आ जाती है क्योंकि नरभक्षण करने वाला है। तो फिर ये क्या करता है, इसके साथ में इसकी बहन है हिडिंबा, ठीक है। इसकी बहन हिडिंबा है, ये नरभक्षी राक्षस की बहन है, इसकी बहन है ये, ठीक है। ये बहन हिडिंबा है। इसको ये कहता है कि जा पता कर क्या कि यहाँ पर कौन है, मेरे को ऐसी खुशबू आ रही है कि यहाँ पर कोई है। तो हिडिंबा जाती है, तो बाकी सब पांडव तो सो रहे हैं, ठीक है, सिर्फ भीम ही जाग रहे हैं। तो ये हिडिंबा आती है और जैसे ही भीम को देखती है तो भीम के प्रति कहते हैं ना कि मोहित हो जाती है, ठीक है। इसको भीम बहुत ज़्यादा पसंद आ जाते हैं। तो ये एक सुंदर स्त्री का भेष में आती है, मतलब सुंदर स्त्री बन के आती है और भीम से प्रस्ताव या प्रपोज करती है कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। लेकिन आपको पता है भीम इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता। तो भीम ने स्पष्ट मना कर दिया कि नहीं नहीं, शादी में नहीं करूँगा। इतने में क्या होता है कि जो इस हिडिंबा है, इसका जो भाई है, जो नरभक्षी राक्षस है, ये भी इनके पास में आ जाता है, ठीक है। और ये इनके पास में आते ही कहता है, मतलब कि इस भीम से, क्योंकि ये सुन लेता है क्योंकि भीम ने मना कर दिया। तो फिर ये राक्षस ये कहता है कि चल ठीक, कोई बात नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो भीम को एक चैलेंज कर दिया कि ठीक है फिर लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, युद्ध होगा अपने बीच में, ठीक है, मल्ल युद्ध होगा। तो इनके बीच में कह दिया अगर अपने बीच में लड़ाई होगी। तो भीम ने कहा कि बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, कभी भी लड़ो, ठीक है, क्योंकि बलशाली इंसान कभी घबराता नहीं है। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, ठीक है, लड़ाई हो जाती है। तो भीम इसका वध कर देता है, इसका चैप्टर क्लोज हो गया, ठीक है। युद्ध हुआ, दोनों के बीच में लड़ाई हुई, भीम इनका मार देता है। लेकिन हिडिंबा की फीलिंग खत्म नहीं हुई। हिडिंबा अभी भी मतलब कहते हैं कि अपनी फीलिंग जी रही है, वो कह रही है कि मेरे को तो भीम से शादी करनी है। तो फिर हिडिंबा क्या करती है, आपको पता है कि पांडवों की जो माँ है कुंती, उनके पास में प्रस्ताव लेके जाती है और कहती है कि मुझे आपके पुत्र, जो कि बाघ सदृश पुत्र है, बाघ सदृश पति के रूप में मैं उन्हें अपनाना चाहती हूँ। तो आप हम मुझे परमिशन दीजिए, आप मुझे रख लीजिए, चाहे आप मुझे मूर्ख समझें, चाहे मुझे कुछ भी समझें, लेकिन मैं भीम से शादी करना चाहती हूँ। फिर कैसे न कैसे करके फिर इतने में वो भी जग जाते हैं, जो बाकी चारों भाई है, ठीक है, बड़े बड़े युधिष्ठिर है। तो फिर युधिष्ठिर से बात चलती है, युधिष्ठिर फाइनली एक बात पे डिसीजन लेते हैं। कौन, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर कहते हैं कि चलो ठीक है, बात मान ली जाएगी, आप दोनों की शादी करवा देंगे। भीम और हिडिंबा की फाइनली शादी हो जाती है, शादी कर दी जाती है। लेकिन एक शर्त ये है कि युधिष्ठिर ने यह कहा कि हम एक शर्त पे शादी करेंगे कि रात को, दिन में आप साथ रहेंगे दोनों, भीम और हिडिंबा दिन में साथ रहेंगे,
लेकिन रात को हमारी रक्षा करने के लिए वापस भीम हमारे पास आएंगे, क्योंकि भीम बलशाली हैं, डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, तो इनकी रक्षा कौन करेगा। तो फिर बोला हाँ ठीक है, मंजूर है। तो फिर ये दोनों जो हिडिंबा और भीम है, इनकी शादी हो जाती है। दिन दिन में साथ रहते हैं, लेकिन रात को जो है भीम वापस इन भाइयों के पास में आ जाते हैं। ये सिस्टम इनका हुआ। फिर फाइनली थोड़े दिन बाद में हिडिंबा और भीम के एक पुत्र होता है, जो भी राक्षस पुत्र ही है, क्योंकि राक्षस है वो हिडिंबा। तो राक्षस पुत्र घटोत्कच, ठीक है, घटोत्कच नाम का एक राक्षस पुत्र जन्मता है इनके। और फिर फाइनली, हालांकि लास्ट में इनकी स्टोरी कहते हैं ना उतनी वो नहीं रही, क्योंकि फाइनली लास्ट के अंदर घटोत्कच और ये हिडिंबा इन पांडवों को छोड़ के फिर कहीं चले जाते हैं। हो सकता है कोई बात वो आगे की पूरी महाभारत में जब पढ़ेंगे तब पता चलता है, लेकिन इतनी सी स्टोरी आपको कभी कभी याद रखनी है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल हम देने के लिए काम आएंगे आगे, ठीक है। तो ये थी स्टोरी। और अब अपन आगे बढ़ें तो थोड़ी सी एक स्टोरी और है, वो है बौद्ध ग्रंथ से ली गई है। एक बौद्ध ग्रंथ, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, मजीमा निकाय, ठीक है, मजीमा निकाय है। और इसमें क्या होता है कि दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन चलता है, डायलॉग चलता है, या फिर कह सकते हैं कि बातचीत है। वो बातचीत है, एक राजा है अवंतीपुत्र और एक बुद्ध का अनुयायी कचन, ठीक है। यानी डायलॉग बिटवीन ए किंग अवंतीपुत्र एंड डिसिप्लिन ऑफ बुद्ध कंचन, ठीक है, इन दोनों के बीच बात करते हैं। तो ये अवंतीपुत्र कंचन से कहता है कि ये जो ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण के बारे में बोलते हैं, क्योंकि ब्राह्मण आपको पता है ना, ब्राह्मण अपने आप को क्या कहते हैं कि हम सबसे महान हैं, हम सबसे ऊपर हैं। तो यही ब्राह्मण के बारे में पूछता है कि ब्राह्मण कहते हैं कि हम ब्रह्मा के पुत्र हैं, हम ब्रह्मा के मुख से जन्मे हैं, हम ब्रह्मा के वंशज हैं, आपकी क्या राय है इसके मामले में, ठीक है। हालांकि आपको ये कुछ भी याद नहीं करना, आपको इतना सा याद रखना है कि बौद्ध ग्रंथ का नाम याद रखना है, एक तो मजीमा निकाय, ठीक है, मजीमा निकाय बौद्ध ग्रंथ है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स में कि मजीमा निकाय कौन सा टेक्स्ट है, कौन सा ग्रंथ, तो आपको कहना है कि बौद्ध ग्रंथ है, या फिर ऐसा आ जाएगा मजीमा निकाय क्या है, तो आपका आंसर ये होगा कि मजीमा निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है। फिर ये आ सकता है कि मजीमा निकाय बौद्ध ग्रंथ में किन दो लोगों के बीच में संवाद है, किन दो लोगों के बीच में डायलॉग हुआ है। तो राजा अवंतीपुत्र और बुद्ध का अनुयायी थे कचन, इनके बीच में संवाद चला है। बस इतना सा क्वेश्चन, बाकी ये सब तो कोई वो इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि इसका तो अपन क्वेश्चन ले लेंगे आगे, इतना सा याद रखना है। ऐसे ही एक है पुरुनारुरु। पुरुनारुरु क्या है, ये तमिल संगम साहित्य की एक शब्दावली, एक पोइम है, ठीक है, तमिल संगम लिटरेचर की एक पोइम है, उससे लिया गया है ये पुरुनारुरु, ठीक है। तो ये इसमें क्या है कि इसके अंदर एक कहानी है जो लिखी हुई है, वो लिखी हुई है एक निर्धन दानी सरदार के बारे में, पुअर जनरस चीफ, यानी कि ये गरीब राजा है, सरदार है, लेकिन दानी है, ठीक है। इसकी स्टोरी है, जबकि पैसे वाले होने के बावजूद भी राजा लोग दान नहीं करते, लेकिन गरीब है फिर भी दानी है, काफ़ी दान करता है, कहता है ना दिल बड़ा होना चाहिए, तो वो वाली चीज़ है। लेकिन आपको इतना सा याद रखना है कि पुरुनारुरु क्या है, तो ये तमिल संगम साहित्य की एक शब्दावली है। ऐसे कुछ खास बातें अपन को याद रखनी है, बाकी कुछ स्टोरियाँ भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं अपन एक सिंपल से क्वेश्चन के साथ में कि प्राचीन काल में संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के भिन्न अधिकारों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द जेंडर एक्सेस टू प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द एंशियंट टाइम, मतलब पहले के टाइम पर स्त्री और पुरुष की जो प्रॉपर्टी रखने की जो कुछ कहते हैं ना कि अधिकार जो थे उनको बताओ। तो ये सारी बातें लिखी हुई है मनुस्मृति में। अब देखो क्वेश्चन कैसा बनेगा, 1 मार्क्स में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि स्त्री और पुरुष के जो संपत्ति संबंधी अधिकार है वो किस में लिखित है, आप कह देंगे मनुस्मृति में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो मनुस्मृति में लिखे हुए हैं कि माता पिता की जैसे मृत्यु हो गई अगर, तो माता पिता की मृत्यु के बाद में जो उनकी संपत्ति होगी, पैतृक संपत्ति होगी, वो सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाता है, ठीक है, किया जाना चाहिए। ये बात जो आज भी ऐसा ही होता है, जो पहले भी ऐसा ही था। परंतु जो ज्येष्ठ पुत्र होगा, बड़ा जो पुत्र होगा, वो विशेष भाग का अधिकारी था, उसको कुछ अलग से या फिर ऐसा मान लीजिए कुछ स्पेशल उसको संपत्ति दी जाती थी पहले। फिर स्त्रियां, ये तो बात हो गई पुरुषों की, मतलब पुत्रों की, बात आती स्त्रियों की। स्त्रियां इस पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। माता पिता की जो संपत्ति है उनके बेटों को मिलेगी, बेटी को नहीं मिलेगी, ठीक है। परंतु विवाह के समय, अब आप ये सोच रहे होंगे फिर पुरुषों को तो चलो संपत्ति मिल जाएगी जो उनके माता पिता से जो आएगी, लेकिन अब स्त्रियों की संपत्ति कौन सी होगी, तो स्त्रियां प्रॉपर्टी वो रखेगी जब उनकी शादी होगी, उनकी विवाह होगा, तो विवाह के समय जो उनको गिफ्ट मिले उपहारों या स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता है, और जितने भी उपहार मिलते थे वो स्त्रियों को होते थे। दूसरा,
इसे स्त्री धन अथवा स्त्री का धन एक ही बात है। ये जो उपहार गिफ्ट मिलते थे ये सारे स्त्री धन कहलाता था या स्त्री का धन कहलाता था। इस संपत्ति को उनकी संतान विरासत के रूप में प्राप्त कर सकती थी। अब पहले क्या होते थे, आजकल ही छोटे मोटे गिफ्ट नहीं, पहले गिफ्ट अलग होते थे। जैसे कि राजा जो हैं वो क्या करता था, अपनी बेटी की शादी करता तो ये कह दिया कि ये इतना, ये जो कह दिया साहब ये किला इनका, ऐसा मतलब ऐसा मान लो कि 5 गाँव की जागीर इनकी, ऐसे कोई छोटा मोटा गिफ्ट थोड़ी मिलता था। ऐसी संपत्ति अगर गिफ्ट कर दी कि ये मेरी बेटी की संपत्ति, तो वो उनकी संपत्ति कहलाती थी। ठीक है, तो संपत्ति को उनकी संतान विरासत के रूप में प्राप्त कर सकती थी और इस पर उनके पति का कोई अधिकार नहीं होता था। ये चीज़ है, ये तो समझ गए। अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति द पैटर्नल एस्टेट वॉज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंगस्ट सन्स आफ्टर द डेथ ऑफ द पेरेंट्स। ठीक है, विद अ स्पेशल शेयर फॉर द एल्डर्स। जो बड़ा होता था उसको स्पेशल शेयर दिया जाता था। वुमेन कुड नॉट क्लेम ए शेयर ऑफ दिस रिसोर्सेज। बिल्कुल ठीक है, महिलाएं बिल्कुल भी क्लेम नहीं कर सकती थी। हाउएवर वुमेन वर अलाउड टू रिटेन द गिफ्ट्स दे रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ देयर मैरिज एज, जो कि स्त्रीधन कहलाता है, या तो स्त्रीधन कह दो, जो कि हिंदी में भी स्त्रीधन लिखा वो इंग्लिश में लिखा जाएगा लिटरली ए वुमेन्स वेल्थ, या फिर ऐसा कह सकते हैं स्त्री का धन, वुमेन्स वेल्थ। ठीक है, दिस कुड बी इनहेरिटेड बाय देयर चिल्ड्रन, और उनके बच्चे हैं वो भी इनको प्राप्त कर सकते हैं, इसमें उनके हस्बैंड का, विदाउट द हस्बैंड हैविंग एनी क्लेम ऑन इट, उनका कोई मतलब कि अधिकार नहीं है। ठीक है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि ब्राह्मणीय ग्रंथों के अनुसार संपत्ति पर अधिकार का एक आधार वर्ण भी था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ब्राह्मण टेक्स्ट अनदर क्राइटेरिया फॉर रेगुलेटिंग एक्सेस टू वेल्थ वॉज वर्ण। इसके बारे में डिस्कस कीजिए, विवेचना कीजिए। तो अपन देखते हैं ब्राह्मणीय ग्रंथ क्या कहते हैं। ब्राह्मणीय ग्रंथों के अनुसार संपत्ति पर अधिकार का एक आधार वर्ण था। 4 वर्ण है, सबसे ऊपर जो कि ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर है आपके शूद्र। ये जो चारों वर्ण है, तो सबसे पहले बात ये थी कि संपत्ति के अलग अलग क्राइटेरिया फिक्स कर दिया, उसका आधार वर्ण कर दिया। लेकिन जो शूद्र होते थे नीचे नीचे, उनका क्या क्या काम था, अपन ने पहले पढ़ रखा है पहले वाली क्लास में, कि शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका होती थी तीनों उच्च वर्ण। कौन कौन से, वैश्य, क्षत्रिय और वो क्या नाम उनका, ब्राह्मण। तीनों जो उच्च वर्ण है उनकी सेवा करना, मतलब एज लाइक नौकर की तरह वो काम करते थे, उनकी सेवा करनी है, परंतु इसमें उनकी इच्छा शामिल नहीं थी। अब शूद्र सारे ऐसा थोड़ी चाहते थे कि हम उनके हेल्पर बन के रहें या उनके नौकर बन के रहें, लेकिन नहीं, फिक्स कर दिया क्योंकि आपका वर्ण शूद्र में हुआ है, शूद्र वर्ण में जन्म हुआ, इसलिए अब आपको यही काम करना पड़ेगा कि जो तीनों उच्च वर्ण है उनकी आपको सेवा करनी है। लेकिन इसमें उनकी इच्छा शामिल है। मैंने कहा ना, शूद्र में भी ऐसे हट्टे कट्टे उनके लड़के होते थे, लेकिन उनको उस टाइम पर फौज में शामिल नहीं किया जाता था, क्योंकि ये कह दिया कि आप शूद्र हैं, तो उनकी इच्छा तो शामिल नहीं, फिर भी उनको जूते पॉलिश करना है, उनके कपड़े धोना है, वही काम करना पड़ता था, क्योंकि वो शूद्र में जन्म ले लिया। फिर दूसरी और तीनों उच्च वर्ण जो होते थे उनकी, अब सोचो अपन बात कर रहे हैं किसकी, संपत्ति की, तो बताओ ये क्या करेंगे बेचारे, इनके पास तो कोई संपत्ति नहीं होगी, जो उनकी सेवा करने पर जो मिलेगा वो इनकी संपत्ति होगी। बात आती है तीनों उच्च वर्णों की। तीनों उच्च वर्णों के पुरुषों के लिए विभिन्न जीविकाओं की संभावना रहती है, जो चाहे वो करो। अब जैसे ब्राह्मण है वो कुछ भी करें क्योंकि सबसे ऊंचा है, पढ़े लिखे लोग हैं उसमें। क्षत्रिय हैं वो तो वीर हैं, तो उन तलवारबाजी सीखते हैं, युद्ध करते हैं, और उसके नीचे वैश्य हैं वो बिजनेस करते हैं। तो उन तीनों के पास में तो बहुत सारे ऑप्शन है, उनके पास तो संभावना रहती थी, लेकिन यहाँ नहीं। यदि इन नियमों को वास्तव में कार्यान्वित किया जाता तो ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे अधिक धनी होते। अगर एक्चुअल में ऐसा होता तो फिर तो सबसे पैसे वाले लोग कौन होते, ब्राह्मण और क्षत्रिय, क्योंकि उनके पास तो पावर ज़्यादा थी। ये बात कुछ अंशों तक सामाजिक व्यवस्थाओं से मेल खाती है। तो ये बातें, हालांकि आपको बातें समझ में आ रही होगी क्योंकि ये इनके अलग अलग प्रॉपर्टियों के हिसाब थे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट अनदर क्राइटेरिया फॉर रेगुलेटिंग एक्सेस टू वेल्थ वॉज वर्ण। ठीक है, ये तो लिखो चाहे मत लिखो, यहाँ से शुरू कर देना। द ओनली ऑक्यूपेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर शूद्र वॉज सर्विस ऑफ द 3 अपर कास्ट, बट देयर विश वॉज नॉट इंक्लूड इन दिस। उनकी खुशी इसमें शामिल, इच्छा नहीं शामिल की जाती थी। वाइल ए वेराइटी ऑफ ऑक्यूपेशंस वर लिस्टेड फॉर मैन ऑफ द फर्स्ट 3 वर्णस। ठीक है, और इफ दीज प्रोविजंस वर एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड तो द वेल्थ मैन वुड हैव बीन द ब्राह्मण एंड द क्षत्रिय, तो सबसे ज़्यादा पैसे वाले होते फिर। और दिस थिंग corresponding to some extent to social activities which is evident from description of priest and kings or other architectural traditions। ठीक है, या फिर आप यहाँ तक भी कर सकते हो, रिलेशंस, रिलेटिव्स, यहाँ तक भी ठीक है। ओके, नेक्स्ट की बात करें अपन स्त्री और पुरुष। हाँ, अब हालांकि ये क्वेश्चन तो मिलता जुलता ही है अभी जो पढ़ा अपन ने, लेकिन फिर भी अलग से अगर क्वेश्चन, क्योंकि इस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, लघुतात्मक प्रश्न ज़्यादा आएंगे, इसलिए मैंने ज़्यादा लिए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन ज़्यादा लिए हैं।
स्त्री और पुरुष किस प्रकार संपत्ति अर्जित कर सकते थे, हालांकि अभी जिस पढ़ा अपन है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। हाउ कुड मैन एंड वुमेन एक्वायर वेल्थ। तो ये था कि पुरुषों के लिए मनुस्मृति कहती है कि धन अर्जित करने के 7 तरीके हैं। पुरुष 7 तरीकों से अपना धन क्या नाम वो पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। पहला, विरासत में अगर उनको कुछ मिला हो। विरासत का मतलब उनके पेरेंट्स ने, जैसे कि माता पिता की डेथ होगी तो उनके बेटों को मिल जाएगा, विरासत हो गई। जैसे कोई राजा था, उसके बहुत बड़े बड़े महल थे या फिर काफ़ी इलाका उसका एम्पायर था, साम्राज्य था, तो उनके बेटों को मिल जाएगा, ये तो होगी विरासत। दूसरी, खोज, अगर वो खुद खोज कर ले, ठीक है, सर्च करके, या खरीद ले, कुछ प्रॉपर्टी खरीद भी सकता है, उसके पास में ऑप्शन है। या फिर विजित करके, विजित का मतलब जीत के, क्योंकि वो तो राजा महाराजाओं के, वो तो क्षत्रिय है, लड़ झगड़ के कैसे भी कर सकते थे, विजित कर लो, किसी को हरा दो, जीत जाओ, और कर सकता था। निवेश, बिजनेस करके, पैसा लगा के। कार्य द्वारा तथा सज्जनों द्वारा दी गई भेंट, या फिर कोई सज्जन किसी को भेंट भी देते, गिफ्ट भी देते, तो भी वो उनको स्वीकार करके जो पुरुष हैं अपनी संपत्ति 7 तरीके से अपना सकते थे। नंबर 1 विरासत, नंबर 2 खोज, नंबर 3 खरीद, नंबर 4 जीत के, 5 निवेश करके, 6 कार्य द्वारा, और 7 सज्जनों द्वारा कोई अगर भेंट दी गई है। तो कुल मिला के 7 तरीके से जो है वो संपत्ति अर्जित कर सकते थे। फिर स्त्रियों की बात करें, पहले इंग्लिश देख लेते हैं। फॉर मैन द मनुस्मृति डिक्लेयर्स देयर आर 7 मीन्स ऑफ एक्वायरिंग वेल्थ। पहला, इनहेरिटेंस, यानी कि जो उनको मिला हो विरासत में, फाइंडिंग, सर्च करके या परचेज करके, कॉन्क्वेस्ट करके, इन्वेस्टमेंट करके, वर्क काम करके, या फिर एक्सेप्शन ऑफ गिफ्ट्स फ्रॉम गुड पीपल, जो अच्छे लोग हैं, सज्जन लोग हैं, वो अगर उनको गिफ्ट भी करते हैं तो भी वो उनकी संपत्ति में बना सकते हैं। बात आती है स्त्रियों के लिए संपत्ति अर्जन के 6 तरीके हैं। उनके लिए तो पुरुषों के लिए 7, स्त्रियों के लिए 6 तरीके हैं। कौन कौन से? एक तो वैवाहिक अग्नि के सामने, जो उनको जब विवाह होता है, जब शादी में आपको पता है अग्नि यानी कि फेरे होते हैं, तो उस टाइम पर जो उनको मिलता है, ठीक है, हवन जब होता है उसके सामने उनको जो भी गिफ्ट मिलेगा उनका होगा। दूसरा, वधु गमन, जब वधु वहाँ से अपने घर से निकलती है तो उनको कुछ भेंट मिलती है, वो उनका होगा। स्नेह के प्रतीक के रूप में कोई स्नेह से प्यार से कुछ दे दे तो वो भी होगा। भाई, माता और पिता कुछ कोई गिफ्ट वगैरह देते हैं तो भी वो उन्हीं की होगी। इसके अतिरिक्त परवर्ती काल में कोई गिफ्ट मिले हैं, पहले की भी कोई टाइम में अगर उनको गिफ्ट मिले हैं, चाहे वो छोटे थे, जब से भी कोई मिला हो तो वो सब उनका होगा। ये सब कुछ जो अनुरागी पति से भी, हस्बैंड से भी कुछ अगर कोई गिफ्ट वगैरह मिला हो, तो ये सब 7-6 तरीके हैं जो किसी भी स्त्री के लिए प्रॉपर्टी बनाने का या संपत्ति अर्जित करने के तरीके थे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है ये। फॉर वुमेन देयर आर 6 मीन्स ऑफ एक्वायरिंग वेल्थ। व्हाट वाज द गिवन इन फ्रंट ऑफ द फायर, मतलब अग्नि जिसे बोलते हैं, मैरिज और ब्राइडल प्रोसेशन एज ए टोकन ऑफ अफेक्शन, एंड व्हाट शी गॉट फ्रॉम हर ब्रदर, मदर एंड फादर। शी कुड ऑल्सो एक्वायर वेल्थ थ्रू एनी subsequent gift and whatever her affectionate husband might give her, जो भी उनको पति वगैरह द्वारा जो भी इनको गिफ्ट मिलता था वो सब स्त्री की संपत्ति होती थी। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स में क्वेश्चन ये आए, पुरुष की संपत्ति अर्जित करने के 7 तरीके हैं, जबकि महिला स्त्री की संपत्ति पर अर्जित करने के 6 तरीके हैं। बस इसको जरूर ध्यान रखना। छठा, बौद्धों द्वारा ब्राह्मणों द्वारा स्थापित वर्ण व्यवस्था। जो बौद्ध है, कोमा लगाना फिर बोलना, बौद्धों द्वारा, और अब आगे हैं ब्राह्मणों द्वारा स्थापित वर्ण, क्योंकि वर्ण व्यवस्था किसने स्थापित की थी? ब्राह्मणों ने। उस आलोचना की गई है। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। बिल्कुल, बौद्ध ये कहते हैं कि यार ब्राह्मणों ने कह दिया कि जन्म आधारित वर्ण होते हैं, कि जिसका जिस वर्ण में या जन्म हुआ है वो ही काम करेगा, भले ही वो चाहे तलवारबाजी में क्यों ना एक्सपर्ट हो, फिर भी वो काम वो ही करेगा। जैसे कि अपन देखा था एकलव्य को, क्योंकि एकलव्य जो है वो शिकारी उससे था, निषाद था, शिकारी वर्ग से आता था, तो इसलिए जो वहाँ का जो उनका जो था सिखाने वाले, उन्होंने उस द्रोण, हाँ, ब्राह्मण द्रोण जो था, जो कि तीरंदाजी सिखाते थे, उन्होंने मना कर दिया, कहा कि मैं तो सिर्फ उच्च वर्ग के लोगों को या फिर ब्राह्मणों को, ऐसा मान लीजिए क्षत्रियों को ही सिखाता हूँ, आप तो जो कि निषाद हैं, आप तो शिकारी ग्रुप से आते हैं, तो मैं आपको तीरंदाजी नहीं सिखा सकता। तो उसके बावजूद वो कितना एक्सपर्ट निकला, हालांकि उसके साथ छलावा किया गया, धोखा किया गया, अंगूठा मांग लिया गया, अपनी मतलब मैं तो ये कहूँगा कि शिक्षक ने अपना फ़र्ज़ बिल्कुल नहीं निभाया। अपना कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ा अपराध किया कि वो इतना एक्सपर्ट था और अपने शिष्य की बात रखने के लिए उसका इतना बड़ा प्रोफेशन को ख़त्म कर दिया। तो वो चीज़ें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। जबकि ब्राह्मणों ने ये फिक्स कर दिया कि जो जिस वर्ण में जन्म होगा वो वैसा ही काम करेगा, तो ये बहुत ही गलत, इसकी आलोचना हुई भी है। और ख़ास तौर से जो बौद्ध हैं उन्होंने इसकी आलोचना की है। लगभग 6वीं शताब्दी पूर्व में बौद्ध ग्रंथों ने ब्राह्मणों द्वारा स्थापित वर्ण व्यवस्था की आलोचना प्रस्तुत की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ दीज वर डेवलप्ड विद इन अर्ली बुद्धिस्ट 6th century BC
ऑनवर्ड्स। और क्या कहा इन्होंने, हालांकि बौद्धों ने यह भी कहा, ये स्वीकार किया कि समाज में विषमताएं हैं, हम मानते हैं कि समाज में हर तरह के लोग हैं, गरीब हैं, पैसे वाले हैं, अलग अलग जाति को मानने वाले हैं, अलग धर्मों को मानने वाले हैं, हर सब चीज़ है, समाज में विषमता है, ये बात ठीक है। लेकिन ये भेद प्राकृतिक और स्थायी थोड़ी है। अब ये थोड़ी भगवान ने, अगर किसी के घर में जन्म हो गया तो वो पैदा होते ही उसके बाद में अपन ने उसको क्या, भगवान वो बच्चा तो नहीं जानता कौन से, प्राकृतिक थोड़ी ना है, प्राकृतिक देन नहीं है। वो चाहे जिस वर्ग में धर्म में जाए उसके लिए छूट है, चाहे जो जिसको अपनाए, और ये कोई स्थायी नहीं है। लेकिन ब्राह्मणों ने तो फिक्स कर दिया कि इसका जन्म इसमें तो यही करेगा, वो गलत है, परमानेंट नहीं है, क्योंकि उन्होंने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा मानने को बिल्कुल इनकार कर दिया। ये बौद्धों की बात है, ठीक है। उन्होंने कहा कि नहीं, जन्म के आधार के ऊपर सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्रम के आधार पर होनी चाहिए कि वो कौन सा काम कर सकता है, उससे उसको पहचाना जाना चाहिए। तो यही है, द बुद्धिस्ट रिकॉग्नाइज्ड that there were differences in society but did not regard these as natural or inflexible. They also rejected the idea of claims of status of the basic of birth. ठीक है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन। फिर अगला, प्राचीन तमिलकम में दानशील व्यक्ति का सम्मान किया जाता था। कृपण है ना, कृपाण है शायद, कृपाण व्यक्ति घृणा का पात्र होता था। विवेचना कीजिए। इन एंशियंट तमिलकम men who were generous were respected while those who were miserly or simply accumulated wealth for themselves were despised discussed। यानी कि पहले उसी की ज़्यादा रेस्पेक्ट होती थी जो दान करता था। कृपाण का मतलब तलवार, जो तलवार या हथियार रखता था उसकी हमेशा घृणा की जाती थी, उसकी रेस्पेक्ट नहीं की जाती थी। क्या ये बात सही है? डिस्कस कीजिए, देखते हैं। तो तमिलकम में 2000 वर्ष पहले अनेक सरदारियाँ थी, ठीक है, यानी कि तमिलकम वॉज सर्व्ड चीफ डॉम्स अराउंड 2000 ईयर्स अगो, ठीक है। और ये सरदार, क्योंकि सरदारियों में सरदार मतलब ऐसा मान लो जैसे राजा का साम्राज्य होता है, वैसे ही सरदार का मतलब भी राजा एक तरीके से, उनकी सरदारियाँ। ये सरदार अपनी प्रशंसा में गाने वाले, क्योंकि बहुत बेसिकली चारण जाति के जो लोग होते थे ना, वो मेनली काम करते थे या तो गानों का या लिखने का इनका काम ज़्यादा होता था। तो चारणों और कवियों के आश्रयदाता होते थे। सरदार अपनी प्रशंसा में जो भी अच्छे गीत गाता था या अच्छा लिखता था, उन चारणों को और उन कवियों को अपने यहाँ आश्रय देते थे, मतलब यहाँ रखते थे। ये आश्रयदाता है, अपने दरबार में उसको रखते थे। तमिल भाषा के संगम साहित्य से पता चलता है, जो भी मैंने आपको 1 मार्क्स में लिखा है स्टार्टिंग में, वही है तमिल भाषा का संगम साहित्य, तमिल लिटरेचर का था। उसमें ये पता चलता है कि धनी और निर्धन के बीच में विषमताएं थी, जो तो आज भी है, गरीबी और पैसा वालों के बीच में विभिन्नताएं हैं, विषमताएं हैं। फिर भी धनी लोगों से अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी धन संपत्ति का मिल बांट कर उपयोग करेंगे। ये हमेशा आज भी रहती है कि जो ज़्यादा पैसे वाला है उसका हर कोई ये सोचता है कि भाई इतना पैसा वाला, इसको कुछ दान करते रहना चाहिए, ये ऐसा है। यानी कि अमंग्स्ट अदर थिंग्स द चीफ वर पैटर्न्स ऑफ बैड एंड पोइट्स वर sang their prize. Poem included in the Tamil Sangam authorities often eliminate social and economic relationship, suggesting that while there were differences between rich and poor, हालांकि गरीब अमीर के बीच में अपन देख लिया अभी बहुत ज़्यादा विषमताएं थी, फिर भी those who control resources were also expected to share them, फिर भी ये उम्मीद की जाती थी कि वे कुछ अपनी जो भी प्रॉपर्टी उसको मिल बांट के काम करेंगे। थोड़ा वो देखते हैं इसके आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। हाँ, वो इतना ही है, ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स बन जाएगा। एक क्वेश्चन ही आ जाएगा कि दानशील की सम्मान और कृपाणदारी का, ऐसा मान लीजिए, घृणा क्यों की जाती थी? क्योंकि यही बात थी कि जो पैसे वाला होगा वो दान करेगा और दान की हमेशा रेस्पेक्ट होती है। फिर समाज में फैली हुई सामाजिक विषमताओं के संदर्भ में बौद्धों द्वारा प्रस्तुत किए उदाहरण, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समाज में आपको पता है कि खूब सारी सामाजिक विषमताएं हैं हमारे समाज में, लेकिन बौद्धों ने एक अवधारणा प्रस्तुत की थी, अपनी एनसीईआरटी बुक में साफ साफ लिखा हुआ है, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेड बाय द बुद्धिस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज स्प्रेड इन द सोसाइटी। तो वो क्या है? पहली बात तो ये कि बौद्धों का जो ग्रंथ है जिसमें इन्होंने ये बात रखी है, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, वो है सूत पिटक, ठीक है। सूत पिटक नामक बौद्ध ग्रंथ में एक मिथक का वर्णन, मतलब एक कहानी है, एक तरीके से एक तथ्य लिखा हुआ है, एक फैक्ट लिखा हुआ है, जो ये बताता है कि प्रारंभ में सभी जीव शांतिपूर्वक रहते थे और प्रकृति से उतना ही ग्रहण करते थे जितनी एक समय के भोजन की आवश्यकता होती थी। मतलब पहले लालच नहीं था, बस ये है कि 2 टाइम का खाना चाहिए, 3 टाइम का चाहिए, या फिर शाम को खाना, बस उतना ले लेते, बात खत्म। कोई फ्रूट्स खा लिए, जो भी खा लिए, प्रकृति से जो मिलता उतना ही। लालच तो अब आया है। इन ए मिथ फाउंड इन टेक्स्ट नोन एज द सूत पिटक, दे सजेस्टेड दैट इनिशियली ऑल बीइंग्स लिव्ड इन एन आइडियलिक स्टेट ऑफ पीस
टेकिंग फ्रॉम नेचर ओनली वॉट दे नीडेड फॉर ईच मील, जब उनको जो भी चाहिए बस उतना सा उनको वो ग्रहण करते थे। हालांकि इंग्लिश यहीं शुरू होगी, हिंदी इसकी है नहीं, आगे पढ़ेंगे अपन। हाउएवर देयर वाज ए ग्रेजुअल डिटर्मिनेशन ऑफ दिस स्टेट एज ह्यूमन बींग्स बिकम इंक्रीजली ग्रीडी और विक्टिविड एंड डेसीफुल, यानी अभी जो लालच वगैरह है वो अब आया है, परंतु कालांतर में, मतलब अब आगे जो अभी चल रहा है फ्यूचर में चल रहा है। हालांकि मैं तो ये मानता हूँ कि उस टाइम वो कर भी लेते तो क्या कर लेते, क्योंकि आजकल इतनी फैसिलिटी है, इतने मनोरंजन के साधन है, घूमने की जगह है, पहले ऐसा कुछ भी था नहीं, ना कोई साधन व्हीकल थे, तो इतना सोचते कि बस खाना मिल गया बहुत है, ठीक है। परंतु कालांतर में लोग अधिकाधिक लालची और प्रतिहिंसक हो गए। ये वाली जो लाइन लिखी है ना इंग्लिश में, इनकी हिंदी है ये। इस स्थिति में उन्होंने समाज का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति को सौंपने का निर्णय लिया जो जिसकी प्रताड़ना की जानी चाहिए उसे प्रताड़ित कर सके और जिसे निष्कासित किया जाना चाहिए उसे निष्कासित कर सके। बिल्कुल इज लाइक डेमोक्रेसी। अगर लोकतंत्र यानी कि अगर आपको चाहिए तो उसको नेता बनाओ, ऐसा लग रहा है कि वो भ्रष्टाचारी है, करप्शन है, कर रहा है, तो उसको निकाल दो, ऐसा समाज होना चाहिए बिल्कुल। इन दिस कंडीशन दे डिसाइडेड टू हैंड ओवर द लीडरशिप ऑफ द सोसाइटी टू सर्टेन बीइंग हु शुड बी वेल्थफुल व्हेन इंडिजिनस इज राइट, who should ensure that which should rightly to censored and should banish him to deserve to be banished। ठीक है, ये अगर यानी कि ऐसा लगे कि वो निष्कासित उसको किया जाना चाहिए तो उसको निष्कासित कर दो, या फिर जिसको आपको रखना है उसको रख सको। ये सारी बातें ये रिपीट हो गया यहाँ पर ना, जिसे निष्कासित किया जाना चाहिए, ये रिपीट है हिंदी वाला, और तो सेम है। तो काफ़ी बढ़िया क्लास थी आज की। आपको सारे क्वेश्चन ये देखने हैं, एक से बड़े एक क्वेश्चन है, कुछ स्टोरियों के कुछ ग्रंथों के भी आपको बातें याद रखनी है। बाकी एक दो क्लास इसकी और आएगी। एक तो महाभारत की क्लास जिसमें बड़ा क्वेश्चन आपके निबंधात्मक प्रश्न आ सकता है ऐसा टाइप, जो इस चैप्टर में ना आए सही कोई बात नहीं, लेकिन वो उससे आपको हिंदी में भी उससे वहाँ से निबंध पूछा जा सकता है, उसकी अलग से क्लास होगी, उसको भी ज़रूर आपको उसको लिखना एज इट इज़ पॉइंट बना के, ठीक है। ओके।